खैर जो हो, आइए कल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात हो रही थी, एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं पिछला। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए पहली थ्योरी जो आई थी वर्नर की थ्योरी थी, और वर्नर की थ्योरी में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं था, तो आवश्यकता पड़ी कि क्यों नहीं एक नई थ्योरी को डेवलप किया जाए, और एक नई थ्योरी को डेवलप किया गया, एक नया थ्योरी डेवलप हुआ। कौन सा थ्योरी था वो? पहले वीबीटी आया, पहले आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर काफी सारी कमियां थी, तो एक नई थ्योरी आई सीएफटी। सीएफटी में भी कमियां हैं। सीएफटी में कुछ बातें को एजम्पशन मान के चला गया कि भाई देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम है वो पॉइंट चार्ज है, जो लिगेंड है वो भी चार्ज है, या तो वो निगेटिव चार्ज है नहीं तो वो डाइपोल है। और जब वो अप्रोच करता है, एक लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो सेंट्रल मेटल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक रिपल्सिव फोर्स के फील होने के कारण उनके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अगर अटैक होता है एक्सियल साइड से, तो एक्सिस वाले इलेक्ट्रॉनों, एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा, और जो नॉन प्ले जो प्लेनर है उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी लेकिन कुछ कम बढ़ेगी। ऐसा कुछ कहानी बताए थे हम लोग, ठीक है। अब उसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। अभी आज के क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब डी कक्षकों का, डी कक्षकों का विघटन, डी कक्षक कैसे टूट रहे हैं इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। डी कक्षक के टूटने का दो तरीका हो सकता है। डी कक्षक जो टूट रहे हैं वो दो तरीके से टूट सकते हैं। कौन कौन? पहली स्थिति क्या हो सकती है? इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, मतलब दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में एक बार टूट सकता है, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में। और या तो ये टूट सकता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, या तो ये टूट सकता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, यानी कि ये टूट सकता है प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। ये तो आपको पता है ना कि प्रबल और दुर्बल किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। क्या था? एनसीईआरटी में एक सीरीज बनाया गया है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज के अंदर पानी जहां पे H2O होगा, H2O से कमजोर जितने हैं वो सभी कमजोर हैं, और H2O से जो मजबूत है वो सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि विच लिगेंड इज वीक और स्ट्रॉन्ग, कौन सा लिगेंड कमजोर है और कौन सा लिगेंड मजबूत है। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, जो स्प्लिटिंग हुई थी, जो ऑर्बिटल जो ब्रेक होता है, उस ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने लिगेंड्स हैं। 3 लिगेंड हैं, 4 लिगेंड हैं, 6 लिगेंड हैं, लिगेंड की संख्या पर निर्भर करता है। और साथ ही साथ ये निर्भर करता है लिगेंड के स्ट्रेंथ पे कि लिगेंड मजबूत है कि कमजोर है। अगर लिगेंड कमजोर है तो स्प्लिटिंग कम होगा, ऑर्बिटल ज्यादा नहीं टूटेंगे, कम कम दूरी पर रहेंगे। और अगर लिगेंड मजबूत है तो स्प्लिटिंग क्या होगी, बड़ी होगी, ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा टूट रहे होंगे। ठीक है ना? तो इसी के आधार पर हम लोग स्प्लिटिंग को समझने वाले हैं। आइए यहाँ पे देखा जाए स्प्लिटिंग करके। हम यहाँ पे बैरी सेंटर से ही ड्रॉ करेंगे, ओरिजिनल स्टेट को नहीं बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे बैरी सेंटर बना लिया। बैरी सेंटर का मतलब औसत ऊर्जा। और यहां से स्प्लिटिंग किसकी हो रही है? ये ऑक्टाहेड्रल रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय क्षेत्र में। मतलब जब 6 तरफ से अटैक हो रहा हो तब। तो इस अटैक में आप ध्यान रखिएगा कि एक्सियल वालों की एनर्जी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना, एवरेज से। और जो हमारे प्लेनर हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी कम बढ़ी हुई होगी। इस स्प्लिटिंग को, इस बीच के दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा नॉट, मतलब डेल्टा का साइन और ओ लिख देते हैं यहां पे। इसका मतलब हुआ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल रीजन, ठीक है ना। डेल्टा नॉट से डिनोट करते हैं।
और अब हम मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कोई एक केस D7 का केस ले लेते हैं। D7 का मतलब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो D7 आप किसी का भी बना सकते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, कोई D8 D9 D10 कोई बनाइए। हम यहाँ पे कौन सा केस लिए? D7। D7 में 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इस सातों की एनर्जी बराबर थी, तो मैं इसे सातों की एनर्जी बराबर कर लिए। 5 लगातार भरेंगे, यहाँ पे छठा, यहाँ पे सातवां, ऐसे हो गया। और अब ये टूट गया, तो टूटा तो इलेक्ट्रॉन थोड़े घटेगा, इलेक्ट्रॉन अभी भी 7 को है। तो भरने का तरीका क्या होगा? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि देखिए दो तरह की एनर्जी होती है। एक को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं युग्मन ऊर्जा, और एक को बोलते हैं हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको बोलते हैं विघटन ऊर्जा। तो जब लिगेंड कमजोर होगा तो उस समय स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी। तो एनर्जी है, यहाँ पर लिख रहे हैं दोनों एनर्जी को। एक का नाम हम लिख दिए यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी, और एक और का नाम यहाँ पर हम लिख दिए पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी को हम बोलते हैं युग्मन ऊर्जा, और इसको हम बोलते हैं वियोजन या विघटन, कहीं कहीं विघटन भी लिखा होगा। ये वियोजन या विघटन है, ठीक है ना, इसकी ऊर्जा। हम लोग क्या कहेंगे कि अगर लिगेंड कमजोर होगा तो ये गैप क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी हमारा कम होगा। ये अगर लिगेंड कमजोर होगा तो ये गैप क्या होगा? कम होगा। और लिगेंड अगर मजबूत होगा गैप ज्यादा होगा। तो इसको, ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं पेयरिंग एनर्जी क्या है, इसको समझिए। मान लेते हैं कि हमको 7 को इलेक्ट्रॉन भरना था, तो हम स्टार्ट किए इलेक्ट्रॉन भरना, यहाँ पर भर दिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरें? दो उपाय है, या तो इलेक्ट्रॉन को लेकर जाए ऊपर भरने, या तो इलेक्ट्रॉन को इसी में पेयर करा दें। दोनों केस में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ऊपर लेके जाइएगा तो हायर ऑर्डर, हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा है इसका, तो कुछ एनर्जी चाहिए। आज जब पेयर कराने लेके जाइएगा तो ऑलरेडी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन है उसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इलेक्ट्रॉन के पास जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पर रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? पता, रिपल्शन तो होगा। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन डाले तो एक, इसको हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे कौन सी स्थिति होगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है, तो सॉरी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? कम है। मान लेते हैं एक वैल्यू, इसकी वैल्यू को डाल देते हैं 50, इसकी वैल्यू को डाल देते हैं 40। स्प्लिटिंग यहाँ पे कम है। क्यों स्प्लिटिंग कम है? क्योंकि लिगेंड क्या है? कमजोर है। तो जब कमजोर है तो हम 50 रुपए खर्चा करेंगे, 40 करेंगे? सब कोई कम एनर्जी वाला काम करता है। हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लेके ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो 3 के बाद यहाँ पे 4 5। अब जब 5 हो गया, अब छठा और सातवां कहां भरे, ये समस्या है। तो देखिए यहां पर भरिएगा तो पेयर करने में लगेगा खर्चा 50 का, और यहां पर भरिएगा तो ऊपर ले जाने का खर्चा 40, और फिर पेयर करने का 50, 40 50 90 खर्च होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले नीचे फिल करेंगे। तो कितना भरना था? टोटल 7 को था, 5 भर चुके, छठा ये हो गया सातवां। तो अगर मेरा लिगेंड कमजोर है तो D7 को स्प्लिट करने के बाद इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी प्रकार से होगा, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए D6 D7 के कंडीशन में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है तो प्लेनर सेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक्सियल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे D7 के केस में जब लिगेंड मेरा क्या हो? कमजोर हो, तो एक्सियल सेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। प्लेनर सेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, ठीक है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, अगर मेरा लिगेंड क्या हो? स्ट्रांग हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रांग लिगेंड की कहानी स्टार्ट हो रही है। लिगेंड स्ट्रांग होंगे, ये हो गया हमारा बैरी सेंटर। यहाँ पे लिगेंड जब स्ट्रांग होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी? ऐसे। लिगेंड जब मजबूत होता है तो स्प्लिटिंग क्या होता है? ज्यादा होता है। अब यहाँ के भी गैप को क्या बोलेंगे हम लोग? डेल नॉट। ये डेल नॉट ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा है। यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या है? कम है। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन भरे थे, उसमें भी 7 को भर के देखा जाए वहां का तरीका क्या होता है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेंगे, 1 2 3 4 5,
ये 7, इन सातों के ऑर्बिटल टूट चुका है। तो पहले तो 3 को भर दीजिए, 1 2 3। अब मन में सवाल आएगा कि क्या करें, इसी में भरें या ऊपर लेकर जाएं। तो कहिएगा कि पेयरिंग एनर्जी और एक बार स्प्लिटिंग एनर्जी को चेक कर लेते हैं। यहां पर क्या रिलेशन होगा, तो यहां पर इसका रिलेशन क्या होगा कि यहां पर पेयरिंग एनर्जी, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी जो है वो कम होगी और स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, हिंदी लिखें इसका वहां तो हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम होगी, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे पेयरिंग कितना था 50, यहाँ भी 50 है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो गई 70 हो गई। तो इस स्थिति में क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर होंगे तब इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस बार क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को पहले इसमें भरेंगे, 3 के बाद 4 5 6। अब क्या करें, तो अब वही ऊपर चलिए, अब तो कोई उपाय नहीं है, तो एक बाद यहाँ पे 7। तो एक ही क्वेश्चन D7 को स्प्लिट कर रहे हैं, दोनों ऑक्टाहेड्रल ही बना रहा है। मान लेते हैं ये वाला जो एग्जांपल है ये है मेटल F6 का, और ये वाला जो एग्जांपल है ये हो सकता है मेटल CN6 का। यहाँ पे साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और यहाँ पे फ्लोराइड क्या है, एक वीक लिगेंड है। तो वीक होगा तो कमजोर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो फैल जाएगा ज्यादा, ठीक है। अब इससे और क्या चीजें पता लग सकती हैं, वो पता लग सकता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहा है ना। तो अगर हमसे कोई बोले कि एक काम कीजिए हमको मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दीजिए, बताइए कि म्यू बराबर क्या होगा। आप इसमें मत लिखिएगा, आप इसका अलग लिखिए, मेरे पास जगह नहीं, हम इसी में लिख रहे हैं। हमसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर √n इंटू n+2। कितने अनपेयर्ड है, एक, एक का एक रख दीजिएगा इसके अंदर तो कितना आ जाएगा, √3 बोर मैग्नेटॉन्स BM। लेकिन वही अगर यहां पर आपको निकालना हो तो क्या निकालिएगा, म्यू इज इक्वल टू, कितने अनपेयर दिख रहे हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा √n इंटू n+2 एंड 3 इंटू 3+2 दैट इज इक्वल टू √15। अब बताइए 4 के आसपास चला गया लगभग, ये वाला √3 है, तो इसका मतलब ज्यादा कौन है, यही ज्यादा है। अब ये जब ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा, अब उसकी मैग्नेटिक, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, कम है। तो एक तो हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। एक और चीज बताया जा सकता है कि पैरामैग्नेटिक, वही हुआ पैरामैग्नेटिक डायमेंट बता सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या बता सकते हैं, इनर है कि आउटर है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां भर दिया गया, नीचे वाले में, ये इनर हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया, ऊपर में, ये आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया। बोलिए कहां पे पेयरिंग है, युग्मन ऊर्जा, ये बताएं। वही स्वयं बोले हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एक बार इसमें भर देते हैं और दोबारा इलेक्ट्रॉन लेके जाइएगा डालने के लिए इसमें, तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, दूसरा का लेके जाइएगा तो रिपल्शन नहीं करेगा, आराम से तो डालने नहीं देगा। आप लेके जाइएगा, आपको कुछ एनर्जी खर्च करनी होगी, जो एनर्जी यहाँ पे खर्च करेंगे उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी। और जो इसको लेकर ऊपर जाने में खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अगर अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तब पेयर होगा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो पहले पेयर कराएंगे तब ऊपर लेके जाएंगे। ये बात तो हमको लग रहा है कि जो लोग बना के लाए हैं उनको बनाते समय समझ आ गया होगा, समझ में आया था। जितने लोग कल ये होमवर्क बना के लाए हैं उनको बनाते समय इस बात का एहसास हो गया होगा कि हम क्या बनाना चाह रहे थे। कुछ जगह पे आपका सेम आया होगा, जैसे D1 D2 D3, ठीक है ना, फिर तो D8 D9 D10 सेम आया है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका सही है, ठीक है ना, बाकी में थोड़ा बहुत अंतर आता है। अब एक और चीज इससे निकालना था जो हमको पहले पता नहीं था, वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हम आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछे कि ये दोनों में से विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल, दोनों में से अधिक स्थायी यौगिक कौन सा है, तो आप इसके स्थायित्व के बारे में इसको देख के नहीं बता पाइएगा। इसके लिए कैलकुलेशन है जो कि हमें करना है। आइए कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यहां देखिए 5 ऑर्बिटल हमारे पास, पहले बैरी सेंटर है, ये एवरेज एनर्जी दुग ऊपर बढ़ गया, ठीक है।
और ये हो गया हमारा गैप टिल नॉट। हम लोग कहेंगे कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो इस एवरेज पोजीशन से ऊपर है। कितने से ऊपर है? प्लस 0.6 से ऊपर है। हम निकाल के दिखाएंगे, घबराइए मत, हम निकालेंगे इसको, निकाल के आपको दिखाएंगे कैलकुलेट करके। और जिसकी जो नीचे वाले हैं वो एवरेज वैल्यू से -0.4 टाइम्स नीचे है। ये हर इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो केस यहाँ पर बनाया गया है, यह केस जो है वो स्ट्रॉन्ग का है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का है केस है, तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉन भरना है 7 को। किसका कितना भरना है? 7 इलेक्ट्रॉन भरिए। 1 2 3 4 5 6 7। और उसी 7 इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे भरना होगा तो पहले 1 2 3 ऊपर नहीं जाएंगे, 4 5 6 7, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था। पहले ही बोले क्या किसका ये स्ट्रॉन्ग के केस में बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, मुझे प्रबल है। अब कोई कहे कि बताइए इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, या दो कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, बोला जाए कि तुलना करिए कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। हम लोग कहेंगे कि हमको निकालना होगा CFSE। क्या निकालना चाहते हैं हम लोग? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा, अभी तक नहीं पूछा है, नहीं आपसे पूछेगा। लेकिन अगर आप CBSE के हैं तो आपसे संभावना बनती है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। या कल को आगे भी तो एडमिशन लेना है ना, कि यहाँ पे चल के पढ़ाई खत्म हो गई, आगे भी पढ़ना है। तो आगे अगर पढ़ना है, कहीं भी जाना है, ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से तो एग्जाम होता नहीं है कॉम्पिटेटिव। यूईटी को ही ले लीजिए, जो इस तरह का इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमको नहीं लग रहा है कि क्लास के जो बाकी के जो 60-70% बच्चे हैं जो टाइम पास करने आते हैं, उनसे क्वेश्चन बनने वाला था। बात समझ में आ रहा है? जो लोग टाइम पास करते उनसे नहीं बनने वाला था वो क्वेश्चन। लेवल था उसका। अगर यहीं पर पढ़ के पढ़ाई समाप्त करनी हो या नरकटियागंज के टीपी में नाम लिखवाना हो तब तो ठीक है, जितना चल रहे हैं वैसे अच्छा जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमको किसी बड़े वाले जगह पर जाना है, वहां पर एडमिशन लेना है, तो ध्यान रखिएगा इस बिहार बोर्ड के सिलेबस को पढ़ने से काम नहीं चलेगा आपका। अब उस समय जाके आप सोचिएगा कि क्या पढ़े, तो 2 महीने में कथी पढ़ लीजिए, कौन तोप चला लीजिएगा, वो बड़ा कुछ नहीं पढ़ पाइएगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको? ऑब्वियसली मेहनत करना होगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकाला जाता है? हम लोग कहेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे +0.6 से, और जितने इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से, और दोनों को जोड़ लेंगे। जो वैल्यू आएगी वो CFSE की वैल्यू है। यूनिट वगैरह वहां पे नहीं डालेंगे, वो सिर्फ क्या होगा, वैल्यू निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए निकालते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऊपर में हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यहाँ हम लिखेंगे 1 × 0.6 अब प्लस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो लिखेंगे 6 × -0.4। सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा? 0.6 - 2.4 बराबर आ गया -1.8। ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आती है, कभी प्लस में नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा। 0 कब होगा? D10 में। जब D10 हो जाएगा तो नीचे भर देंगे 6 गो, तो 6 चौके 24, ऊपर भर देंगे 4 गो, तो 4 छक 24। दोनों जगह 2.4 आएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिर्फ D10 में 0 होता है, बाकी सब में क्या होगा? माइनस में आएगा। अब एक बात बताइए, इतना निकल गया CFSE। अब हम कहें कि ना मेरा वीक वाला था, थोड़ा छोटा से कोई यहाँ पे वीक भी बना लेते हैं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी रहे। यहाँ पे वीक बनाते हैं, देखिए ऐसे बना लिए। इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 किधर हो गया? यहाँ पर भरेंगे तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा कहाँ जाएगा? ऊपर, पांचवा ऊपर, फिर यहाँ पे छठा, यहाँ पे सातवां। अब कहा जाए CFSE निकालिए। जब निकालिएगा CFSE, ऊपर में कय गो है और कितना से मल्टीप्लाई करना है? तो हम लिखेंगे 2 × 0.6। नीचे कय गो है? 5 गो, और कितना से गुना करना है? -0.4। कितना हो गया इसका? 1.2, और इसका हो गया माइनस का 2.0 बराबर -0.8। जिसकी वैल्यू माइनस में ज्यादा निगेटिव होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। जिसकी वैल्यू माइनस में होगा, ज्यादा माइनस का मतलब ज्यादा छोटा। तो आप ध्यान रखिएगा, निगेटिव एनर्जी का मतलब मोर स्टेबल होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो CFAC की सहायता से हम किसी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। याद रहेगा ये बात, यहां तक भारी है, भाई नहीं है। तो अब कोई भी आपको मेरे को केस बताएं, जैसे हम आपसे कहें, अभी होमवर्क सुनिए, आपको होमवर्क देते हैं, मान लेते हैं, कहते हैं कि D8 के लिए आप स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में, स्ट्रॉन्ग वीक दोनों में, एगो में ज्यादा एगो में कम, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल रीजन के स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए आप सब कुछ निकाल के लेके आइए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालिए, उसके बाद CFAC निकालिए, और ये भी बताइए कोई इनर है कि आउटर है। तो क्या निकालना वो टफ होगा? एक पल आप इसके लिए होमवर्क सुने, होमवर्क का वो करके क्या लाना है, जो लोग बना लिए हैं वो बगल में थोड़ा जगह रखे होंगे, तो वहां पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या क्या, CFAC और म्यू दोनों निकाल लीजिएगा। म्यू माने मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, एक म्यू निकाल लीजिएगा, एक क्या निकालिएगा, CFAC निकाल लीजिएगा। जो लोग नहीं बनाए हैं फिर से मौका दे रहे हैं, D1 से लेकर D10 तक स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में क्या करना है आपको, इसके स्प्लिटिंग को दर्शाते हुए उसके प्रॉपर्टीज को लिख के लेके आना है। याद रहेगा, होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको मन करे तो एक को में एगो इधर बना लीजिएगा, उधर बना लीजिए जैसे बोले थे, नहीं तो दोनों को अलग अलग बना लीजिए, आपके ऊपर है। कल बना के ला रहे हैं आप लोग। चलिए अगला टॉपिक, अगला हम लोग क्या हाल हो रहा है, फिर पढ़ लिएगा, देखिए तो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल रीजन, मतलब चतुष्फलकीय क्षेत्र में d कक्षकों का विघटन है, अला नहीं। अब सुनिए, इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। अभी तक जितना बार जो भी पढ़े थे उसमें अटैक कितने ओर से हो रहा था, 6 साइड से, वो सारे के सारे क्या बना रहे थे, ऑक्टाहेड्रल बना रहे थे। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, टेट्राहेड्रल है। हालांकि देखिए टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर तो दूसरा होता है, लेकिन समझाने के लिए हम आपको जो फिगर बना रहे हैं उस पर ध्यान देखिएगा। टेट्राहेड्रल याद है कैसे होता था, जैसे वो माइक का जो स्टैंड होता है, माइक का या कैमरा का जो ट्राइपॉड स्टैंड है, जिसका 3 गो पैर है, एगो ऐसे उठा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर उसको हम लोग चारों तरफ से कवर अप कर दें, चारों तरफ से ढक दें, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बन के तैयार होगा, कई गो कपड़ा लगेगा, 4 गो कपड़ा, याद आ रहा है सब स्ट्रक्चर ना। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे देखने को दिखता है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एगो ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, इसके सेंटर में एगो ऐसे रख देते हैं, यही होता है टेट्राहेड्रल। नीचे एगो ट्रायंगल, और उसको चारों तरफ से ले जाके उसको एगो 3 तरफ से उठा के एगो मुंह का मिला दिए, क्या बन गया, ये टेट्राहेड्रल बन गया। अब टेट्राहेड्रल इसमें अगर बनाए हम लोग, तो देखिए इसमें अटैक किधर से होने वाला है। हम यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल ड्रॉ करते हैं, खाली ध्यान से देखते रहिएगा। टेट्राहेड्रल का एगो पार्टिकल कहाँ चला गया, ऊपर, एगो चला गया इस वाले दीवार पे, इस साइड वाले पे, एगो यहाँ के दीवार पे चला गया, एगो उधर के दीवार पे चला गया, एगो मेरे सामने वाले दीवार पे यहाँ पे है, ठीक है। अब इस सबको क्या करते हैं हम लोग, मिला लेते हैं। नीचे एगो ट्रायंगल हो गया, एगो इसको ऐसे,
लग रहा है ना कोई ट्रायंगल रखा हुआ है, तीन ओर से उठा के टेंट की तरह बना दिया गया इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब इस बार यहाँ पे मान लेते हैं बीच में हमारे पास कहीं बीच में यहाँ पे है हमारा ये सेंट्रल एटम, यहाँ पे बीच में बैठा हुआ था एफी मेरा, जो मेरा एफी है वो कहाँ बैठा हुआ था, यहाँ पे बीच में सेंट्रल एटम यहाँ पे बीच में पड़ा हुआ था। और एक लिगेंड आ रहा है इधर से अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड इधर से कर रहा है, एक लिगेंड इधर से कर रहा है। ठीक है ना, ये सारे कौन से साइड है, प्लेन वाले साइड है, प्लेन है ना। लास्ट टाइम जब अटैक हुआ था आपको याद होगा, हम जो फोटो बनाया यहाँ दिया, सॉरी यहीं पे, ये कहाँ से अटैक हुआ, एक्सिस से हुआ है, हर एक्सिस पर आया है, प्लेन से अटैक नहीं हुआ था। इस बार जो अटैक हुआ वो कहाँ से अटैक हो रहा है, प्लेन से। अब इस बार सारा अटैक कहाँ से हो रहा है, प्लेन से अटैक हो रहा है। जब प्लेन से अटैक होगा तो ये जो मेरा सेंट्रल एटम था, ये जो बीच वाला जो एटम है, इसके पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, ऑर्बिटल कहाँ था, कुछ यहाँ पर। आज जब प्लेन से अटैक होगा तो प्लेनर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी। तो हमारे प्लेनर ऑर्बिटल्स कितने थे मेरे पास, और एक्सियल कितने थे, प्लेनर मेरे पास मान लेते हैं 3 था, और एक्सियल कितना था, यहाँ पे 2 था। हम लोग कहेंगे कि देखिए प्लेनर वालों की एनर्जी ज्यादा बढ़ गई और एक्सियल वालों की एनर्जी बढ़ी है लेकिन कम बढ़ी है। प्लेनर की कहा है लास्ट टाइम, कब लास्ट टाइम 2 वाला ऊपर था और 3 वो कहाँ था, नीचे, क्योंकि वो 2 क्या थे, एक्सियल थे। एक्सिस से अटैक होगा तो एक्सियल ऊपर जाएगा, और प्लेन से अटैक होगा तो प्लेनर ऊपर जाएगा। अब हम लोग कहेंगे कि अगर इन सबको एक बराबर रिपल्शन का एहसास होता तो अब इसकी स्थिति कहाँ होती, हम कहेंगे बैरी सेंटर पे होता। बैरी सेंटर कहाँ होगा, कुछ यहाँ पे होता, और ये कहाँ है, ऐसे। अब कहेंगे क्या कि बैरी सेंटर से 3 गो ऊपर और 2 गो नीचे। फैन ऑफ कीजिए वहां आपका, इसको ऑफ कर, लाइट ऑफ कर दे, वो भी। ए, हल्ला नहीं कीजिए, शांत रहिए। हम लोग क्या कहेंगे, कौन लग रहा है हम एसी में है, हम तुझे आपसे ज्यादा कष्ट में हम है, हम कंप्लेन किए हैं गर्मी हो रहा है। सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि अब हमारा कौन से ऊपर चला गया है, प्लेनर वाले ऊपर गया। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जब प्लेनर ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए लेंगे +0.4 और नीचे के लेंगे -0.6। ठीक है ना, बात समझ आ रहा क्या, 0.4 0.6, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया सीएफएससी कैलकुलेशन के लिए। और इसके बीच का जो ये गैप होगा, इसके बीच का जो गैप होगा, उस गैप को क्या नाम दे देंगे हम लोग, डेल टी, डेल्टा टी। लास्ट टाइम क्या बोले थे उसको, लास्ट टाइम डेल्टा ओ बोलते थे, डेल्टा नॉट। इस बार क्या बोल रहे हैं हम लोग, यानी स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल रीजन, ऐसे तोड़ दिए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें भी एगो स्ट्रॉन्ग एगो वीक होता है, नहीं होगा इसमें। इसकी स्प्लिटिंग इतनी कम होगी क्योंकि लिगेंड इसमें मात्र 4 ही हैं, इसलिए इसकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा रहती है, किससे, इसके स्प्लिटिंग एनर्जी से। यानी हमेशा मान के चलिएगा कि वीके लिगेंड आया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भरते समय आपको ये हमेशा एज्यूम करके रखना है कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है, वीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, ऐसा मान के चले, होता तो है लेकिन मान के क्या चलेंगे, ठीक है। अब आइए एक दो क्वेश्चन बना के देखा जाए। मान लेते इस बार हमसे कोई कहे कि चलिए D7 बनाइए, किसके लिए बनाइए, टेट्राहेड्रल रीजन में बनाइए। तो टेट्राहेड्रल के लिए D7 बनाना हो, क्या करेंगे हम लोग, पहले 5 गो ऑर्बिटल यहाँ पे बैरी सेंटर बना लेते हैं। ऊपर में कय को बनाए, नीचे में कितना बनाए, तो ये मेरा ड्राइंग मिस्टेक नहीं है, इधर 2 गो होता है उधर की दूरी ज्यादा होती है, सेंटर से 2 गो वाली की दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। लास्ट टाइम 2 ऊपर था तो 2 की ऊंचाई क्या होती है, ज्यादा होती है, एकदम बीचों बीच नहीं होता है। ये जो बैरी सेंटर एकदम सेंटर में नहीं होगा, ये जो 2 वाले हैं उनके साइड में होता है, ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा दूरी पे होता है वो। अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 7 इलेक्ट्रॉन को भरना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन अगर वहां भरने हो हमें तो कैसे भरेंगे, 1 2,
तीसरा पेयर करेंगे नहीं, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, ऊपर जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन। तो 2 के बाद 3 4 5 6 7। अब इस बार ऐसे भराएगा, तो अब इस बार निकालना हो म्यू, तो क्या म्यू नहीं निकाल लीजिएगा? कितने अनपेयर हैं? 3। तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर 3 इंटू 3 प्लस 2, क्या आया, रूट 15 BM। सही है। इसके बाद अगर हम लोग उसको पूछे कि CFSE निकालिए, निकाल के बताइए तो CFSE कितना आ रहा है? CFSE कैलकुलेट कीजिए। बस 2 दिन और बर्दाश्त कीजिए, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नया। कितना आ रहा है? माइनस का 1.2, ठीक लग रहा है, सही है। इसका हो गया 2, उधर हो गया 12, ठीक है। कैसे निकालेंगे? जो 3 गो वाला खंड होता है उसके साइड में कितनी एनर्जी होती है ऊपर में, यहाँ पे कितना बताएंगे हम लोग, और नीचे कितना होगा? पलट गया है टेट्राहेड्रल रीजन में, लास्ट टाइम उल्टे था, जिधर 2 गोला होता है उधर 0.6 होता है, नीचे रहेगा तो माइनस में, ऊपर रहेगा तो प्लस में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि नीचे 4 को भरा हुआ है तो लिखेंगे 4 इंटू माइनस 0.6, आप प्लस ऊपर वाला कितना लिखेंगे, 3 गुने 0.4, कितना आया, माइनस 2.4 प्लस 1.2, क्या आ जाएगा, माइनस 1.2 हो जाएगा। भारी है, ठीक है। क्या नाम दिया इसका हम लोग, इस स्प्लिटिंग का नाम क्या है, डेल्टा टी, ठीक है। एक और छोटा सा रिलेशन है उसको भी जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? जैसे कि ये हम जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक M था और एक कोई लिगेंड था जिसका नाम था L, जो कि कोई को आया था, 4 को आया था, ये ML4 के लिए था। अगर यही सेम लिगेंड, सुनिए ध्यान से, अगर यही 4 लिगेंड, मान लेते हैं F आया हो तो इस यही F की बात कर रहे हैं, अगर CN आया हो तो CNA की बात कर रहे हैं, मतलब जो लिगेंड यहाँ पर आके इसकी स्प्लिटिंग को कराया है, सेम अगर यही लिगेंड ऑक्टाहेड्रल रीजन में होता, यानी इसकी कहानी कैसी होती, ML6 टाइप की होती, तो हम आपसे पूछते कि डेल्टा नॉट का मान क्या होगा अगर डेल्टा टी दिया हुआ है तो डेल्टा टी और डेल्टा नॉट में एक रिलेशन है, हम रिलेशन आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। एक बात बताइए, ज्यादा किस में होगा डेल्टा, आप क्या लग रहा है आपको, डेल्टा टी ज्यादा होगा कि डेल्टा नॉट ज्यादा होगा? डेल्टा नॉट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे 6 लिगेंड्स हैं, ज्यादा रिपल्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन है, याद रखिएगा इसको, कि जो डेल्टा टी है वो बराबर होता है 4/9 टाइम्स 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट के। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा नॉट का 44% क्या होता है, डेल्टा टी के बराबर होता है। एनसीईआरटी में हित चुकी को लाइन में लिख के छोड़ दिया है, बात खत्म कर दिया, हम लोग हित चुकी लिख के छोड़ दिए, इससे बेसी काम नहीं करेंगे। अगर हम लोग को कोई डेल्टा टी का मान दे दे तो हम ये निकाल सकते हैं, अगर हमको कोई डेल्टा नॉट का मान दे दे तो हम ये निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तक तो बिहार बोर्ड में पूछा नहीं है, कभी नहीं ये पूछेगा, अगले साल तक चुनाव है, ऐसे ही क्वेश्चन आसान आने वाला है कि नहीं, तो कोनो टेंशन आने का बात नहीं है। सीबीएसई वाले समझे अपन कितना क्वेश्चन, जब मुड़ी लगाइए दिए हैं, कंजी बोलते हैं, ओ ओखली में मुड़ी लगा दिए हैं, तो कौन ची का डर, कुछ आए चाहे कुछ हो, है कि नहीं। सीबीएसई वाला तो यूं नहीं रहा, तो चिल माइंडेड है सब, और वो नहीं करता तो क्लास। कोई है जी सीबीएसई इसमें, आप है ना, नहीं कोई है सीबीएसई क्या नहीं, हाँ एगो लेके आया है, ज्यादा नहीं है सर, 4 को अभी हैं, अरे वाह एक आदमी और आया, 5 बच्चे हैं हम लोग पर सीबीएसई वाले। नहीं तो हम तो जितना लड़का सबसे पहले संपर्क हुआ है सबको मना कर दिए हैं कि मत लेना सीबीएसई में एडमिशन। अपने घर में एगो मात्र हम सीबीएसई से पढ़े हैं, कष्ट भोग लिए हैं, और जब देखे तो दोस्तों सब कोई भूल भूल पास कर रहे थे बढ़िया बढ़िया नंबर से। मेरी बहन सब गुस्सा हो गई, डीएवी से पास करके निकला, लो हम बोले कि बाबू बिहार बोर्ड से नाम लिखवा दे रहे हैं, तो कह रहे थे कि भैया पैसा बचाओ तुरंत, ऐसे ही बोला था। अब ऐसा थोड़ा है कि पैसा ज्यादा देने पर पढ़ाई बढ़िया होता है, तो हम नहीं लिखवाए, हम जानबूझ लिखवाए। अब क्या हुआ, ये 2019 में पास आउट हुआ है, 19 में तो नहीं, उठा के देखिएगा रिजल्ट सीबीएसई का,
इतना गंदा रिजल्ट आया था, जान पहचान लोग क्लासमेट लोग सारा जना लटक गया था, बोला ये लोग आया 82% मार्क्स। क्योंकि बिहार बोर्ड में पास करना तो ये आय जाति निवास बनाना इतना आसान है। हाँ तब का अप्लाई करके छोड़ दीजिए, हो जाए बन जाएगा। आपको एक बात बता रहे हैं, आपको देखिए ये मेहनत हम लोग क्यों कर रहे हैं जानते हैं? पास होने के लिए नहीं कर रहे हैं, 80% पहुंचने के लिए कर रहे हैं। अगर खाली आपका टारगेट पास होना है, आप नवंबर में आइए, ओबर हमको जोड़ी देंगे, ठीक है ना? टेस्ट सुनिए, लगातार का टेस्ट, जितना टेस्ट होता है वो सारा टेस्ट, ठीक है ना? और उसके अलावा जो कुछ आप हम लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं वो, अगर इसको आप कंप्लीट कर लीजिए तो आराम से पास कर जाइएगा। लेकिन सिर्फ पास, वो रैंक अचीव नहीं कर पाए। रैंक कौन अचीव करता है? जो शुरू से लगा हुआ है वो, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा हम लोग का, इसमें कोई दिक्कत? एक तो टॉपिक हम लोग 8 बज गया हम लोग का, और एक टॉपिक हम लोग आज मिस हो गया जो सुबह वाले बैच में पढ़ा दिए थे, वो था कलर ऑफ कंपाउंड। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे तभी छोड़ेंगे, रुकिए उसको भी देख लिया जाए। नहीं सर, क्या नहीं, ज्यादा नहीं, मात्र 2 मिनट, हमको 2 मिनट का समय दीजिए। 10th क्लास का फिजिक्स है। कौन बुतिया रहा है? ओझा जी बहुत खराब आदत है। बक- शांत है ये। यौगिकों का रंग, किसी कंपाउंड का कलर कब दिखता है, इसी के बारे में हम लोगों को समझना है कि कंपाउंड का रंग कब दिखेगा। इसके लिए 10वीं क्लास का एक छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। क्या होगा अगर लाइट किसी सरफेस पर आके पड़ती है? तो 3 तरह की घटनाएं संभव होती हैं, ए टी आर। ए का माने एब्जॉर्प्शन, लाइट को सोख लिया जाएगा। टी का माने ट्रांसमिशन, लाइट आर पार चला जाएगा। आर का मतलब रिफ्लेक्शन, लाइट को वापस भेज दिया जाएगा। 3 को होता है। अगर सारा का सारा लाइट सोख लिया गया और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो कि देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑब्जर्वर को जब सारा लाइट सोख लेगा तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को काले रंग का दिखेगा। लोग कहते हैं ना रात में आसमान काला क्या दिखता है, उधर से कहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंख में आ ही नहीं रहा है तो कलर नहीं दिखेगा। लाइट जब आएगा तब तो आपको रंग दिखाई देगा या कोई चीज दिखेगा, लाइट आता ही नहीं है तब यहाँ से लाइट जाएगा नहीं तो क्या दिखेगा? काला। ठीक है ना? अगर सारा का सारा लाइट ऐसे आया और आके पूरा का पूरा लाइट इसके आंख में चला गया, तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट उसको रंगहीन यानी कलरलेस दिखाई देगा। अब सुनिए क्यों। एक न्यूटन के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, न्यूटन का थाल चक्र प्रयोग कहते हैं उसको, कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट उसको बोला जाता है। उसमें किया क्या गया था कि एक प्लेट था, एक डिस्क था हमारे पास, उस प्लेट में 7 गो रंग जो VIBGYOR है उसको लगा दिया गया और उसको कस के रोटेट कर दिया गया। पहले धीरे से रोटेट किया गया तो दिख रहा था लाल हरा पीला जो भी रंग था वो सब दिख रहा था। जब खूब कस के रोटेट किया गया तो रंग गायब हो गया, वो कलरलेस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सातों उन रंगों को मिला दिया जाए तो सारे रंग मिलकर क्या बनते हैं? कलरलेस हो जाते हैं। वो कौन सा रंग है? BIBGYOR। इन सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो व्हाइट लाइट बन जाएगा। तो सारा का सारा लाइट अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो काला, और अगर मान लेते हैं, सुन लीजिए, अगर मान लेते हैं कि सारा का सारा लाइट उसके पास चला गया तो कलरलेस हो जाएगा, पानी की तरह दिखेगा, इसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन क्या होगा अगर वो मान लेते हैं इंडिगो को सोख लिया, ग्रीन सोख लिया और रेड को सोख लिया, इस 3 को कलर को सोख लिया, तो जो जो रंग रिफ्लेक्ट हो जा रहा है वापस जा रहा है, जैसे B, B, Y और O, वायलेट, ब्लू, येलो और ऑरेंज को मिलाकर जो रंग बनेगा वही रंग का वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे मान लेते हैं दीवार पीले रंग की दिख रही है आपको, इसका मतलब ये हुआ कि पीला को छोड़ के बाकी जितना भी रंग है इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। ये सिर्फ पीला ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए दीवार आपको कैसा दिख रहा है? पीले रंग का दिख रहा है। यानी रंग समझ में आ गया कि रंग कब दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब एक खास तरह की फ्रिक्वेंसी आपकी आंखों तक पहुंचती है तो वही रंग आपको दिखाई देता है। ठीक है? अब यहां पर हम आपको बात बोले हैं कि वो एनर्जी सोख ली गई। अब सवाल है कि कौन सी एनर्जी सोखी जाती है और क्यों सोखी जाती है।
तो कल दो टर्म के बारे में कल चर्चा होगा। एक है डीडी ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डीडी संक्रमण। और एक और टर्म है जिसका नाम है चार्ज ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं आवेश स्थानांतरण। ये वाला तो हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में हमको कल समझाने वाले हैं, ठीक है ना। मान के चलिए कि इसमें 2 लेक्चर्स और हैं इस चैप्टर के अंदर, 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, और जो दूसरा क्लास होगा उसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है ना। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ये आपको रफ चाहिए, ये चाहिए जी, ये रफ चाहिए। हाँ, एक मिनट बैठे रहिए, जब तक हम नहीं निकलेंगे नहीं निकलना है। अब हम थोड़ा सा अपना नियम बदल रहे हैं।